मासा के कन्वेंशन सेमिनार स्थल के समापन के बाद हमारे साथ हैं संजय सिंघवी जी, जो इन तमाम हम चाहेंगे कि इस कन्वेंशन में तो इन्होंने भागीदारी की, उसके बारे में भी, और जो नए श्रम कानून हैं, नए लेबर कोड है, उससे मजदूर वर्ग के जो पहले कानूनी फ़ायदे उनको मिलते थे, उनके जो कानूनी अधिकार थे, उस पे किस तरीके से क्या फ़र्क है ये नए श्रम कोड जो है वो डालते हैं। हाँ, तो ये नए श्रम कोड के बारे में पहली बात तो ये है कि अगर कोई मज़दूर अपने काम पे परमानेंट नहीं हो सके तो यूनियन बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बात जो उन्होंने की है, जो बहुत ही ख़तरनाक है, कि उन्होंने फ़िक्स टर्म मज़दूर के नाम से, फ़िक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के नाम से मज़दूरी बनाई है। ये बहुत ही ख़तरनाक है। हाँ, पहले अगर हम शुरुआत, इंडिया में सबसे पहले जो श्रम कानून बना था दूसरे महायुद्ध के बाद में, वो था स्टैंडिंग ऑर्डर्स का कानून। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के कानून में लिखा था कि 5 तरीके के मज़दूर होंगे, सभी मज़दूरों को परमानेंट होना ही है। परमानेंट मज़दूर वो नहीं होता है जिसको नाम दिया जाता है परमानेंट। परमानेंट मज़दूर वो होता है जिसका काम परमानेंट तरीके का है, मतलब काम के तरीके से इसका मतलब है। टेम्पररी मज़दूर जिसका काम ही टेम्पररी हो, या परमानेंट काम में कुछ टेम्पररी बढ़ोतरी हुई हो, तो टेम्पररी मज़दूर लगाए जाते हैं। कैजुअल मज़दूर तो आकस्मिक है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे पेड़ गिर गया, तो वहाँ पे जो मज़दूर लगाए जाते हैं कैजुअल है। बदली मज़दूर वो थे जिनको, जो एब्सेंट है उनकी जगह पे किसी को लगाया जाता है, वो बदली मज़दूर। और आखिर में प्रोबेशनर, मतलब किस समय के लिए उनकी जांच की जा रही है कि वो सही काम कर सकें। लेकिन सभी को परमानेंट होना ही था। प्रोबेशनर को 6 महीने के बाद परमानेंट होना था। 1967 में ये पाया गया पहले श्रम कमीशन से कि मालिक परमानेंट नहीं कर रहे हैं, लोगों को नाम देते हैं टेम्पररी का, कैजुअल का, और सालों तक उनको टेम्पररी और कैजुअल ही रखते हैं या बदली रखते हैं। तब 1967 के जस्टिस गजेंद्र गढ़कर के कमीशन ने पहले ये रखा था सामने कि ये गलत है, इसको बदलना चाहिए। महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों ने 1970 में, 1975 में ऐसे कानून निकाले कि उन्होंने तब्दीली की स्टैंडिंग स्थायी आदेश में, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, और उन्होंने कहा कि एक बार भले ही मज़दूर को कोई भी नाम हो, टेम्पररी हो, बदली हो, कैजुअल हो, 240 दिन अगर वो काम करेगा, और वो 240 दिन में कुछ भी ब्रेक दो आप, वो नहीं गिने जाएंगे, लेकिन 240 दिन अगर काम करेगा तो वो मज़दूर को परमानेंट आपको करना पड़ेगा। अभी इसके खिलाफ ये लड़ रहे थे मालिक, तभी से लड़ रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं। ख़ास करके आउटसोर्सिंग जब से शुरू हो गया कि अलग अलग जगह पे काम दे दे, तभी से फैक्ट्रियों का ये तरीका बन गया है कि आज मुझे ऑर्डर है 400 गाड़ियों का, तो मैं बराबर 400 गाड़ियाँ बनाऊँ, तो मुझे बराबर 2000 व्हील्स चाहिए, 4 हर एक गाड़ी के लिए, 1 स्पेयर टायर हर गाड़ी के लिए, तो मैं बराबर 2000 टायर्स ये दिन मंगाऊंगा, मैं बराबर 2000 हब कैप्स ये दिन मंगाऊंगा, मैं बराबर 400 विंडशील्ड ये दिन मंगाऊंगा, बाकी मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो विंडशील्ड बनाने वाले कहते हैं कि आज मुझे 400 बनाना है, कल मुझे 500 बनाने हैं, परसों मुझे 350 बनाने हैं, तो मुझे ये मुभा चाहिए कि मैं कभी भी मज़दूर को काम पे लगाऊं, कभी भी निकाल दूं। फैक्ट्री के मालिक भी वही कहते हैं कि भाई ये दिन मुझे ऑर्डर है 500 का, तो मैं इतने ही बनाऊंगा, अगले दिन 200 का है तो इतने मज़दूर को मुझे छटने का अधिकार रहना चाहिए। तो इसे कहते हैं हायर एंड फायर, ये उनकी मांग रही है। सेकेंड लेबर कमीशन ने 98 में, भाजपा सरकार जो था उस समय का, अब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, उसने दूसरा श्रम आयोग बिठाया। दूसरे श्रम आयोग ने ये सब सिफारिशें दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मालिक को हायर एंड फायर करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये अभी सच्चाई है, हमें ये सच्चाई को मान लेना पड़ेगा। जबकि पहले श्रम कानून ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम ये बहुत ही ख़राब सिस्टम है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। सेकेंड लेबर कमीशन ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम तो अभी आ गया है, मज़दूरों को अपनी मनस्थिति बदल देनी चाहिए। तो ये तरीके से अभी वो लागू कर रहे हैं ये पूरी चीज़ें। 2001 में वो नया कानून आया था, 2004 से यूपीए सरकार थी, वो लागू करने के प्रयास में थी, वो नहीं लागू कर पाई क्योंकि आपस में बहुत झगड़े थे, उनको सपोर्ट था सीपीआई, सीपीएम, अलग अलग पार्टियों का। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा के उसके पास भेज दिए।
लेकिन 2014 में जब से ये सरकार आया तो पहले हफ्ते के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें उनका एजेंडा पे था कि ये नए श्रम कानून बनाना। तो तभी से हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए अभी बड़ा सब देश के मजदूरों को एक साथ लाना चाहते हैं, भले ही वो जो भी यूनियन में हो, पर जो भी चाहता है कि मजदूर परमानेंट बन सके, यूनियन बन सके, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, ये सबको एक साथ लेकर हम हमला करेंगे, सरकार पे हमला करेंगे। और अगर सरकार हमारा नहीं मानेंगी, जैसे किसानों का नहीं माना, तो सरकार को गिरना पड़ेगा, हम नहीं गिरेंगे। थोड़ा सा ये भी बताइए कि पहले परमानेंट वर्कर, आप भी उसकी वकालत कर रहे हैं, पहले परमानेंट वर्कर, फिर ठेके के वर्कर, फिर नेम ट्रेनी, फिर और न कई श्रेणियां आते आते अब आज यूज एंड मतलब थ्रो काम है तो रखें और नहीं तो निकाल के बाहर करें, ऐसी नीतियों तक आ गई है। इससे जो क्या काम की जो क्वालिटी है, मतलब अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि जो कार बनती है, उस कार को जब परमानेंट वर्कर, अनुभवी वर्कर, कुशल वर्कर, एक प्रैक्टिस वाले वर्कर बनाते थे, और आप जिस तरीके से बनाएंगे, इस पे कुछ कामों पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इसको कैसे आप देखते हैं? काम पे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, पर सिर्फ काम पे ही फ़र्क नहीं, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा समाज में। अगर आप देखोगे तो दाम जो है हर चीज़ के, वो अलग अलग तरीके से बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप मज़दूरों को भले ही कम दाम से, कम वेतन में काम कराओगे, लेकिन आखिरकार जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, तो वहाँ पे भी आप लोगों को खर्चा करके आखिरकार वो करना पड़ेगा। ये आखिरकार पूरे मालिकों के फ़ायदे के लिए रहेगा, समाज के फ़ायदे के लिए नहीं रहेगा। समाज के लिए कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं होगी, समाज के लिए मज़दूरों का वेतन कम हो जाएगा, और इस वजह से आखिर समाज में आम आदमी को जो कुछ आज प्राप्त होता है वो कल प्राप्त नहीं होने वाला है, ये उसका असर होने वाला है। अभी तक आपने जितनी बातें की वो सब मज़दूरों के आर्थिक मांगों के साथ थी, लेकिन हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि देश में एक मजदूर वर्ग में भी विभाजनकारी चीज़ें पैदा करके, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये जो शासक वर्ग है, मुख्यतः भाजपा जैसी सरकार जो अभी सत्ता पे है, वो इसका खूब इस्तेमाल कर रही है। तो इसको, इसकी क्या काट आप देखते हैं, या ऐसे उसके लिए आपके पास क्या रास्ते हैं, या क्या हम तो मानते हैं कि अपने देश के मज़दूरों में सिर्फ दो धर्म हैं, एक है मज़दूर और दूसरे हैं मालिक। सिर्फ वही दो जातियां हैं, मज़दूर और मालिक। हम मज़दूरों के बीच में कोई फ़र्क नहीं होना। प्रांत, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं दक्षिण भारतीय हूँ, मैं मलयाली में बात करता हूँ, मैं तमिल में बात करता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, इतने अलग अलग विभाजन है। हम चाहते हैं कि मज़दूर ये सब एक धर्म हो, मज़दूर ये सब एक जात हो, और उसके खिलाफ जो मालिक है उसके खिलाफ लड़ने में एक साथ आ जाए। आगे क्या और तैयारियां आप कर रहे हैं, या कोई संदेश मजदूर जनता के लिए? हाँ, बस एक ही संदेश है कि अभी समय आ रहा है, लड़ो या मरो। या अब तो आपको लड़ना होगा, आज रास्ते पे आकर के ये कह के नहीं चलेगा कि भाई ठीक है, हम क्या करें, हम हताश हैं, हम निराश हैं। नहीं, अभी तो सब कुछ छोड़ के अपने, इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि अपने अलग अलग झंडे साथ में लेके सिर्फ हम हमारा झंडा लहराएंगे, ये प्रवृत्ति छोड़ के हम सबको एक साथ आना है, और एक साथ आके एक मजबूत ठोका देना है सरकार को, ताकि उनको याद रहे। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि देश ने और पूरी दुनिया ने अभी एक बड़ा किसान आंदोलन देखा, और उसको समझा जाना, उसके तमाम बहुआयामी असर, परिणाम जो भी कहें हम देश में देख रही है। क्या हम नज़दीकी भविष्य में, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस तरह के कन्वेंशन में आप शामिल थे, मैं भी शामिल था, अन्य लोग शामिल थे, तो क्या नज़दीकी भविष्य में हम कोई ऐसा बड़ा मजदूर आंदोलन जो विश्व विख्यात हो और इस बड़े पैमाने पर वैसा देख पाएंगे? जी बिल्कुल, होने ही वाला है, मैं कहूँगा। अभी तक नहीं हुआ है, उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अभी तक ये कानून लागू नहीं हुए हैं, तो मज़दूरों को उसका असर अभी तक पता नहीं चला है पूरे तरीके से। ये किसानों के कानून लागू हो गए थे शुरुआत से ही, इसलिए वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए उठे। ये श्रम कानून अभी तक बाकायदा अमल में नहीं लाए गए हैं, तो इसलिए ये एक कारण है। दूसरा एक कारण है कि मज़दूर बहुत ज़्यादा अभी तक बिखरे हुए हैं, और मज़दूरों की लीडरशिप में, और मैं खुद को उसमें गिनता हूँ, और मैं स्वयं आलोचना करता हूँ कि हम अभी तक मज़दूरों तक ये पूरा पैगाम नहीं ले पाए हैं कि किस तरीके से ये कानून उनके ऊपर असर करने वाले हैं। लेकिन ये पहुँच रहा है, और धीरे धीरे एक ऐसी चिंगारी लगेगी कि उससे एक पूरी बड़ी आग तैयार हो जाएगी,
मुझे उसकी बिल्कुल उम्मीद है, अगर ये सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तो। आगे के कोई कार्यक्रम तय हुआ है ऐसा, और क्या उसके लिए आप कोई आह्वान करेंगे इस जनता? कई कार्यक्रम तैयार है। हम TUCI की तरफ से 5, 6, 7 को यहाँ पे 5, 6, 7 नवंबर को यहीं दिल्ली में बड़ा एक धरना करने वाले हैं। 13 को हम ये मासा के मोर्चे में भी भाग लेंगे। हर राज्य में हमने अलग अलग सेमिनार्स लिए हैं, मोर्चे निकाले हैं, आंदोलन चल रहे हैं, हर जगह हम आंदोलन कर रहे हैं। देश के मजदूर जाग रहे हैं।